हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास 10th में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लाई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा था। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। तो पहला आंसर है हमारा कि मेजनी कलम के साथ तलवार में भी विश्वास करता था। वह साहित्यकार के साथ एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। जो मेजनी थे वो कलम के साथ तलवार में भी विश्वास रखते थे और वो एक साहित्यकार थे और उसके साथ साथ एक योग्य सेनापति भी थे, लेकिन उनको राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। और उसके बाद वो बार बार असफलता के बावजूद भी वो हार नहीं मानते थे। उसके बाद 1848 में यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली का राजनीति में सक्रिय हो गया। उनको जो था 1848 में यूरोपीय क्रांति हुआ था, उसी समय उनको ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा था और बाद में वे इटली के राजनीति में सक्रिय हो गए। उसके बाद वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहे जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी को वहाँ से भी भागना पड़ा था। उसके बाद जानते हैं सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एम्यूनल जो थे वो एक राष्ट्रवादी थे। वह इटली का एकीकरण चाहता था। ये भी जो थे विक्टर एम्यूनल, ये भी इटली का एकीकरण चाहते थे। इस काम में तेजी लाने के लिए उसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। काबूर सफल राजनीतिज्ञ और कट्टर राष्ट्रवादी था और काबूर का मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है वो सबसे बड़ा रोड़ा है। वह ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली। उसकी ओर से 1853 और 54 के बीच क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। युद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया था और काबूर इसमें सम्मिलित हुआ। अपनी कूटनीति के बल पर उसने इटली को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह काबूर की जो थी वो सबसे बड़ी सफलता थी, पहली सफलता। उसके बाद गैरीबाल्डी जो थे एक महान क्रांतिकारी थे। वह सशक्त क्रांति के बल पर दक्षिणी इटली के राज्यों को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना के प्रयास में था। पहले तो वह मेजनी का समर्थक था, लेकिन बाद में वो उनके प्रभाव से दूसरे के प्रभाव में आ गया। काबूर ने इटली के दो प्रांतों सिसिली तथा नेप्ल्स को जीतकर वहां गणतंत्र की स्थापना कर दी। इन दो प्रांतों को उसने सार्डिनिया पिडमाउंट को दे दिया। वह स्वयं विक्टर एम्यूनल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली। अतः मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के सम्मिलित रूप से 1871 तक इटली का एकीकरण होकर रहा। अब हम सेकंड क्वेश्चन जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो आंसर है, बिस्मार्क जर्मन संसद डायट में अपने सफल कूटनीतिज्ञ होने का लगातार परिचय देते आ रहा था। डायट जो है एक जर्मन संस्था है। उसके बाद वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन के साथ जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुड़ा था। उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि उदारवादी
और कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जो था वो रक्त और लौ नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहता था। उसके लिए उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी। उसके बाद बिस्मार्क ने प्रशा को मजबूत करने के लिए उसके प्रयास में किया ताकि जर्मनी को एकीकरण में ऑस्ट्रिया अवरोध खड़ा करने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन अपनी कूटनीतिक जाल में फंसाकर उसने ऑस्ट्रिया से संधि कर ली। उसके बाद 1864 में स्लेस्विक और हॉलेस्टीन राज्यों को मुद्दा बनाकर उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये दोनों राज्य इसी के अधीन थे। विजयी होने के बाद स्लेस्विक प्रशा को मिला और हॉलेस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। इन दोनों राज्यों में जर्मन मूल के लोगों की संख्या थी। उसके बाद इस कारण से प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावना भड़काकर विद्रोह फैला दी। इस विद्रोह को ऑस्ट्रिया रोकना चाहता था, लेकिन प्रशा से होकर उसने वहाँ जाना था, जिसके लिए काबुल उसे मना कर रहा था।